जानकारों के साथ। तो भारतीय बाजार में आज थोड़े से बैकफुट पर शुरुआत हुई है क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इतनी बिकवाली दिखी कि पूरे मार्केट पर इसका कुछ असर बनता दिखाई दे रहा है। निफ्टी आपके सामने 163 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ आप देखेंगे। निफ्टी बैंक यहाँ पर चाल इतनी ज्यादा खराब नहीं थी। HDFC बैंक के नंबर्स आप देखें वैसे तो ठीक ही हैं, तो ये इंडेक्स पॉजिटिव है, लेकिन निफ्टी IT यही कल्प्रिट है जो दरअसल मार्केट के पूरे सेंटिमेंट को, मूड को बिगाड़ रहा है। 1600 पॉइंट का करेक्शन, लगभग 5% नीचे निफ्टी IT, क्योंकि इन्फोसिस के बेहद खराब नतीजे और उससे भी खराब दरअसल कमेंट्री और FY24 का आउटलुक, वो स्टॉक पिटा और इसके साथ बाकी पूरे सेक्टर की भी आप कह सकते हैं होश उड़ गए। तो इन्फोसिस आपके सामने 150 रुपए के करेक्शन पर ट्रेड कर रहा है। और फिर आप देखेंगे टेक महिंद्रा, LTI, माइंडट्री, वो कंपनी जिनके नतीजे आना अभी बाकी है, वहां पर गहरी मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये इन्फी वर्सेस TCS का हाल रहा, क्योंकि TCS ने अपने नतीजे पिछले हफ्ते दिए थे, उसके बाद एक दिन बाद इन्फोसिस के नतीजे आए, लेकिन यहाँ पर क्लियरली इन्फोसिस ज्यादा वर्स परफॉर्म कर रहा है TCS की तुलना में। हमारे जानकारों से अब मिल लेते हैं, उनकी रणनीति क्या रहेगी। इस हफ्ते पिछले 3 हफ्तों के विजेताओं के बीच मुकाबला है। तो कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठवले, LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे और कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत हमारे साथ हैं। पिछले हफ्ते तक सब सिचुएशन अच्छी थी, सब चंगा था, अब स्थिति बिगड़ गई है। अब ये देखिए पिछले जब भी इन्होंने खेला है किस तरह के रिटर्न्स इनके बने हैं। परफॉर्मेंस तीनों का बहुत ही शानदार, लेकिन चैलेंजिंग टाइम्स में देखिए जो शानदार प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से और भी आउट परफॉर्मेंस आता है। तो अब इन्हीं से बातचीत करते हैं कि इस मार्केट को वो कैसे पढ़ रहे हैं। प्रशांत, पिछले हफ्ते सब कुछ एकदम अच्छा था, सब चंगा था। आज ये इन्फोसिस ने मूड माहौल बिगाड़ा है। ये जो आज पूरी तरह से मार्केट हिला है, आप क्या पढ़ रहे हैं? ये इंटरिम है या फिर कुछ समय के लिए चलेगा? हर्षरा जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनलिस्ट एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो पिछले हफ्ते एक जो सबसे कैचिंग पॉइंट जो हम एंड ऑफ द डे नजर नहीं देते नॉर्मली, वो ये था कि हम रोज गैप अप से ओपन हो रहे थे। अब गैप अप होने के बाद स्टॉक चुनना जो 3-4% ऑलरेडी अप है, वो डिफिकल्ट होता है। तो उस नजरिए से अगर आज देखो तो मार्केट थोड़ा डिसेंट लेवल्स में आया हुआ है, थोड़ा कूल डाउन हो चुका है। बट उसी के साथ मैं इंडेक्स पे जो व्यू देना चाहूंगा वो ये होगा कि अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स को अभी देखें तो हम 17,730-25 के जोन में है। और यहाँ पे जो मेक और ब्रेक आज का लो है वो करीबन मैं मान के चलूंगा 17,600 ये होगा। तो 17,600 जो भी पोजिशनल लॉन्ग हो उनको एक स्टॉप लॉस रखना होगा, क्योंकि जो ऊपरी लेवल था 17,770 उसको हम ब्रेक कर चुके हैं और उसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो इसके नीचे का लेवल स्ट्रेट 17,600 है, क्या आपके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, बहुत अच्छी रैली हमने देखी थी जो हमें 42,200 के ऊपर लेके गई, अभी भी वहीं पे जस्ट हम टच करके आसपास है। यहाँ पे जो हम स्टॉप लॉस रखेंगे वो 41,750 41,750 फ्यूचर्स में होना चाहिए। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो थोड़ा बैंक निफ्टी वीक होगा, बट दोनों ही इंडाइसेस में एक चीज क्लियर है कि निफ्टी बैंक निफ्टी से वीकर है। और यहाँ पे आज सुबह रिलायंस का सपोर्ट मिला था, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वहीं पे निफ्टी डेफिनेटली एक रेंज बाउंड और थोड़ी वीकर मुंह दिखा रहा है। निफ्टी बैंक से वीक है। निफ्टी वीक हुआ है क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स टूटे हैं। रूपक, निफ्टी IT क्या इंडिकेशन दे रहा है, पहले ये बताइए। जी निफ्टी IT तो डेफिनेटली एक नेगेटिव मूवमेंट का इशारा दिखा रहा है, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग है और आगे भी फर्दर करेक्शन हम लोग देख सकते हैं। सपोर्ट है अभी EBD के 25,500 पे, जब तक 25,500 पे होल्ड है तब तक एक बार बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है, लेकिन उसके नीचे फर्दर करेक्शन टुवर्ड्स 24,000 तक जा सकता है। तो IT में बाय कर सकते हो, बट वेरी कॉशियस मोड के साथ। और निफ्टी में अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 17,400 17,500 तक एक बार करेक्शन दे सकता है। इससे पहले 9 दिन में 900 पॉइंट का रैली हुआ था, तो वो फिलहाल एक्सपेक्टेशन था कि छोटा मोटा करेक्शन आएगा। तो अभी जो मार्केट है वो बाय ऑन डिप्स मार्केट रहेगा निफ्टी के लिए भी। टिल द टाइम निफ्टी इज होल्डिंग अबव 17,400। ओके, फेयर इनफ। अमोल, ऐसी सिचुएशन में फिर स्टांस क्या रखें, तेजी या मंदी? हर्षदा जी नमस्ते। आई थिंक अगर हम करेक्शन देखेंगे तो एक अच्छे खासे रैली के बाद मार्केट करेक्ट हुआ है, तो स्टांस तो मुझे लग रहा है कि बाइंग ऑन डीप्स एंड सेल एंड रैलीज अभी भी रख सकते हैं। रीजन बिहाइंड दैट कि अभी भी मार्केट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है
50 DMA सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही है अभी भी। सो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये एक रनअवे करेक्शन हो सकता है, थोड़ा और टाइम ले सकता है, बट लेवल वाइज आई थिंक 17,550 अच्छा लेवल है, और यहाँ से अगर टर्न अराउंड होता है तो वापस अदर सेक्टर्स में थोड़ा सा बाइंग आएगा डेफिनेटली, बट बाउंस बैक आने के चांसेस पूरे लग रहे हैं। तो बाउंस बैक का होप है, अब वो कितना स्ट्रांग रहेगा और कितनी जल्दी हम दरअसल ये इन्फोसिस के पेन से उभरेंगे वो देखना होगा। चलिए अब हमारे जानकार क्या ट्रेड लेंगे उसकी बात करते हैं। तो अमोल, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? मुझे MFSL अच्छा लग रहा है, करंट मार्केट प्राइस है 630 का, टारगेट लग रहा है 675 तक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकता है, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 615 का। काफी ओवरसोल्ड है पैटर्न, और अभी जस्ट टर्न अराउंड के साइंस दिखा रहा है, इवन इतने पैनिक मार्केट में भी स्टॉक पकड़ के रखा है ये लेवल। तो मुझे लगता है कि एक MFSL में अच्छा खासा फ्रेश अप ट्रेंड रैली होने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ओके, तो ये फिलहाल मोतीलाल ओसवाल के शेयर पर दरअसल एक अपॉर्चुनिटी तेजी की। 615 का स्टॉप लॉस लगाइएगा अगर आप इस ट्रेड में उतर रहे हैं। यहाँ से बेहतर प्रदर्शन दिखा सकता है ये काउंटर। तो ये फिलहाल आपके लिए मोतीलाल ओसवाल का पहला पिक। एक बार टारगेट दोहराएंगे प्लीज। पहला टारगेट लग रहा है मुझे 675। 675 पहला टारगेट, यानी कि यहाँ से करीब 50 रुपए के गेंस बनने के पूरे आसार। रूपक, आपका ओपनिंग ट्रेड? मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। तो स्टॉक में बाई कॉल रहेगा मेरा। स्टॉक ने एक बार 200 डेज मूविंग एवरेज को क्लियर किया, कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहे कल से। तो मेरे ख्याल से स्टॉक में एक अपसाइड देखने को मिलेगा टुवर्ड्स 310। एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 269 पे। 69 का स्टॉप लॉस और टारगेट 310 का। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स 4% ऊपर है। यहाँ पर आप एक तेजी का ट्रेड इस समय लेकर चले। प्रशांत, बताइए आप किस स्टॉक के साथ पारी की शुरुआत करेंगे? जी हर्षदा जी, मेरा स्टॉक तो रूपक जी ने बता दिया है, तो अब मैं चेंज करना चाहूंगा। गुजरात अंबुजा मैंने लिखा हुआ था, तो अब मेरा जो स्टॉक होगा प्रिज्म जॉनसन, करीबन 115 पे चल रहा है। यहाँ पे जो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा वो होगा करीबन 104 पे, और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो ऑलमोस्ट 130 तक देख रहा हूँ। 130 तक के टारगेट्स और 104 का स्टॉप लॉस। प्रिज्म जॉनसन है वो ट्रेड जो इस समय प्रशांत ने पिक किया। क्योंकि आपका एक चुना हुआ स्टॉक किसी और ने ले लिया, तो आपको मैं फिर पहला मौका देती हूँ दूसरा ट्रेड जोड़ने का। बताइए क्या है? हर्षदा जी, नेक्स्ट पिक जो मैं देख रहा हूँ वो मैं फिर से एक बार प्रीवियस जो मेरा विनर था उसके साथ जाऊंगा, फैक्ट के साथ। 333 पे चल रहा है, 310 का स्टॉप लॉस रखूंगा और करीबन 385 तक का टारगेट रखूंगा। 5 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं फैक्ट। पिछले हफ्ते भी ये तेजी वाला कैंडिडेट था, आज करीब करीब बढ़त आ रही है। 310 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। 385 के टारगेट के लिए प्रशांत ने इसे जोड़ा है। अमोल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मुझे डेल्टा कॉर्प अच्छा लग रहा है, 190 180 के आसपास है। टारगेट पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि 205 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 187 का। एक रिवर्सल फॉर्मेशन है और अभी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है। सो टेक्निकली पैटर्न काफी प्रॉमिसिंग है और ये कंटिन्यू रह सकता है। डेल्टा कॉर्प पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है। ओके, 205 का टारगेट और स्टॉप लॉस 187 के आसपास का आप लगाकर चलेंगे। ये है फिलहाल आपके लिए राय डेल्टा कॉर्प में। अब आते हैं अगले ट्रेड पर जो रूपक देंगे। रूपक, बताइए। मेरा अगला ट्रेड रहेगा EIH होटल। मैं फिर से देना चाहूंगा एक बार, और मैं क्लियरी नंबर 1 पे बहुत बार दिया EIH होटल जी। तो मुझे लगता है कि स्टॉक ने एक बार कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और ऊपर में 195 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 168 पे। 68 का स्टॉप लॉस और 195 का आप कहेंगे टारगेट रहेगा। ये है EIH होटल्स पर एक व्यू बाय कॉल। तो देखिए, प्रशांत ने अपना फैक्ट वाले पिक को रीइंट्रोड्यूस किया और रूपक ने EIH को फिर से इंट्रोड्यूस किया अपने पोर्टफोलियो में। ये है वो ट्रेड्स। तीसरे ट्रेड पर आएंगे, लेकिन आपको याद होगा पिछले हफ्ते 2 हफ्तों से हम गैस कंपनियों की खूब बात कर रहे थे, क्योंकि सरकार ने नेचुरल गैस प्राइसिंग का जो नया फॉर्मूला किरिट पारे की रिकमेंडेशंस हैं
उसको इनफैक्ट अब ले ही लिया है। सरकार ने कहा 8 से 30 अप्रैल के बीच नेचुरल गैस के दाम जो है $6.5 प्रति MMBTU रहेंगे और यहाँ से आगे दरअसल इन प्राइसेस को ऑफ कोर्स और सस्ते होने की गुंजाइश है। अब इसका कितना फायदा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को मिलेगा ये समझना जरूरी है, क्योंकि कुछ कंपनियों ने दरअसल वो बेनिफिट्स पास ऑन किए जरूर है। हमारे साथ अब MGL के MD आशु सिंघल जुड़ रहे हैं। आशु जी, स्वागत है आपका। मुझे याद है पिछली बारी हमने जब बात की थी कि यही बात की थी कि कीरत पारेख की सिफारिशें अगर जस की तस लागू हो जाती हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब ये फाइनली हो चुका है। अगर आप हमें कैटेगराइज करके बता सके कि कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है इससे, और आपने क्या पूरा पास ऑन किया ग्राहकों को या फिर कुछ बचा है? देखिए, जो अभी प्राइसेस थे $8.57 पर MMBTU और 1 अप्रैल से वो $9.16 या $10 पर MMBTU के पास होने वाले थे, उसको अभी सीलिंग पे $6.5 पे हिट किया है। तो हमारे लिए 8.5 से भी अगर हम काउंट करें तो $2 का फायदा है जो प्राइसेस कम हुए हमारे प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पे। पर वो 85% गैस के लिए है, बाकी की गैस उसी प्राइस पे आएगी। 85% गैस जो है हम APM से मीट करते हैं, बाकी हम अलग अलग सोर्सेज से लेके आते हैं। तो जो पूरा का पूरा बेनिफिट है वो हमने पास कर दिया है। अगर आप बाकी CGD कंपनीज को देखेंगे, उन्होंने ₹5 से लेके ₹8 तक प्राइसेस CNG के कम किए हैं। कुछ लोगों ने शायद उससे भी कम ₹3 भी या ₹2 या ₹4 कम किए। हमने सबसे ज्यादा है, हम पहली CGD है जिन्होंने ₹8 पर केजी के हिसाब से CNG के प्राइस कम किए। तो हमने पूरा बेनिफिट पास कर दिया कीरत पारेख कमेटी का, क्योंकि हमें वॉल्यूम्स और आगे की ग्रोथ को भी ध्यान में रखते हुए और कंज्यूमर्स को भी इससे फर्क पड़ता है, इसलिए पूरा पास किया है हमने। ये पूरा आपने बेनिफिट पास किया है, आई गेट दैट पॉइंट, लेकिन आपने वॉल्यूम का जिक्र किया। अब क्योंकि वो आप लो कॉस्ट को पास ऑन कर रहे हैं कीमतों में कटौती करके, इससे वॉल्यूम में कितना सुधार देखने को मिलेगा? क्योंकि FY 22 और 23 हमने नोटिस किया था रफली 15 to 17% तक की वॉल्यूम ग्रोथ थी। क्या इसे आप सस्टेन कर पाएंगे या फिर प्राइस कट के बाद ये वॉल्यूम्स और इंप्रूव हो सकते हैं? कैन दे गो नियर 20%? नहीं, 20% तो बहुत मुश्किल है, लगभग एक तरह से इम्पॉसिबल ही है। क्योंकि देखिए, जो पुराना लास्ट ईयर की ग्रोथ है 15-17% की, उसमें कोविड का 1 महीने का इम्पैक्ट आता है, उस कारण वो थोड़ा नंबर ज्यादा दिख रहा है। तो हमें लगता है कि 5 से 7% एक रीजनेबल नंबर है जो हम एक्सपेक्ट करेंगे, और अगर हम वो अचीव करते हैं तो हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। तो 5 से 7% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल 23-24 में। तो ये जो 5% की वॉल्यूम ग्रोथ है, इसे आप क्या क्लैरिफाई कर पाएंगे? आप पिछले साल के बेस पर 5% कह रहे हैं या फिर ओवरऑल 5% की ग्रोथ रहेगी? और एंड हाउ डू यू देन एक्सप्लेन दैट 15 to 17% ग्रोथ जो आपने पिछले 2 सालों में दिखाई है? 15 से 17% एक एबरेशन था जो कि 21-22 में कोविड की वजह से दिख रहा है। अन्यथा जो प्रॉफिट है वो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 2-3%, 5-7% की रेंज में ही होता है। मतलब 2% से लेकर 7% तक होता है। तो हम इसी दायरे में रहने की चाहते। हो सकता है अगर सब कुछ अच्छा जाएगा तो 8-9% भी जा सकता है। तो 8-9% अगर बहुत चीजें अच्छी रही, वरना आप करीब 5 से 7% तक की ग्रोथ के रेंज में रहेंगे। मुझे ये बताइए सिंघल साहब कि FY 24 के लिए फिर EBITDA पर यूनिट और करंट एनवायरनमेंट के मद्देनजर कैसी रहेगी? EBITDA पर यूनिट अभी 9-9.5 रुपए के आसपास है, तो उसी रेंज में रहेगी। जैसे मैंने आपको भी बताया कि हमने पूरा बेनिफिट कीरत पारेख का पास ऑन कर दिया है, तो इसीलिए हमें प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, पर उसके प्राइसेस जो है कंज्यूमर को उसका फायदा मिल रहा है। तो EBITDA की रेंज हम उम्मीद करते हैं कि इसी रेंज में रहनी चाहिए, और भी डिपेंड करता है कि LNG के प्राइसेस किस तरफ मूव करते हैं, क्योंकि हमारे काफी सारे इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल कस्टमर जो है वो LNG के प्रोक्योरमेंट पे निर्भर करते हैं, और फ्यूल बास्केट जो है बाकी जो अल्टरनेट फ्यूल्स हैं उसके साथ हमारी प्राइसिंग लिंक होती है। तो अगर LNG के प्राइसेस कम होंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करती है, और अगर LNG प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आता है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 9 से 10 रुपए के बीच में कहीं EBITDA पर यूनिट आना चाहिए। ओके, मैं फिर फाइनली आपसे ये भी समझना चाहूंगी, आपने LNG और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात कही,
इस साल रफ रेंज क्या रह सकती है एलएनजी प्राइसेस की, अगर उससे भी अगर हम कुछ एक्सट्रापोलेट करने की कोशिश करें तो? अभी तो बहुत इंप्रूव किया है, जैसे आपने अगर ट्रैक किया होगा मार्केट को, तो ये $40 पर MMBTU पे चल रहा था स्पॉट प्राइस, वो घट करके $12-13 पर MMBTU पे आ गया। तो आप वैसे ही जान सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, यूएस की एलएनजी भी मार्केट में आ रही है, रशिया की एलएनजी जो यूरोप में नहीं जा पा रही, वो घूम करके अलग मार्केट में जा रही है, और यूरोप में ठंड खत्म सी हो गई है, और उन्होंने अपने एलएनजी रिसोर्सेज को काफी बेहतर रूप से मैनेज किया है। इसी सब का प्रभाव हम देख रहे हैं कि प्राइसेस स्टेबलाइज हो रहे हैं $12-13 में, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ज्यादा नहीं है तो ये $10 से $15 की रेंज में अगर रहते हैं तो हमारे लिए और इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा संकेत है कि हम लोग प्रॉफिट भी कर सकते हैं और कंज्यूमर को भी ठीक तरह से उसका लाभ मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सिंघल साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपने डिटेल में चर्चा करने के लिए कि किस तरह के इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो क्लियरली EBITDA पर यूनिट थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम में डिसेंट पिकअप देखने को मिलेगा, और जो भी बेनिफिट किरीट पारेख कमेटी की सिफारिशें जो सरकार ने अपनाई हैं उससे हुआ है वो कंपनी ने पूरा पास ऑन कर दिया है ग्राहकों को। स्टॉक आपके सामने करीब ₹14 ऊपर। लेंगे एक ब्रेक, एक स्टॉक लेकर हमारे जानकार जोड़ने वाले हैं अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत और पूरा करने के लिए, उस पर होगी बात आगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजार की चाल देखिए अभी भी नर्म है। निफ्टी आईटी की धुलाई हो रही है। निफ्टी बैंक अब करीब 53 पॉइंट नीचे फिसल गया, लेकिन जब निफ्टी की बात हो रही थी ज्यादातर जानकार यही कह रहे थे कि निफ्टी ज्यादा कमजोर है निफ्टी बैंक की तुलना में। अब देखते हैं यहाँ से आगे का परफॉर्मेंस कैसा बदलता है। जो भी ट्रेड्स आए हैं वो तेजी के ट्रेड्स आए हैं। अब अगला ट्रेड तीसरा वाला कैसा रहेगा, रूपक बताइए आपका अब थर्ड ट्रेड क्या है? हाँ, मेरा थर्ड ट्रेड रहेगा सोना कॉम्स। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और क्रिटिकल मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म ये 500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और लॉन्ग पोजीशन पे स्टॉप लॉस रहेगा 444 का, टारगेट रहेगा 500, स्टॉप लॉस 444। तो का टारगेट 444 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चले, यहाँ पर एक तेजी का ट्रेड लेना है। अमोल आपका ट्रेड? मुझे हिंद कॉपर अच्छा लग रहा है, 101.80 है अभी। टारगेट पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि 108 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 99.50। आई थिंक एक ये मोमेंटम पीक है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है, और स्टॉक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। सो एक काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है और वीकली ब्रेकआउट भी लग रहा है। तो एक हिंद कॉपर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 108 प्राइस टारगेट के साथ अच्छा लग रहा है। 108 का टारगेट, 99.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये है फिलहाल आपके लिए राय हिंदुस्तान कॉपर पर। प्रशांत आप क्या जोड़ेंगे? जी हर्षा जी, मैं क्रिसिल के साथ जाना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 3500 और जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 3750 के करीब 3750 का आप कह रहे हैं टारगेट, और 3500 का स्टॉप लॉस। क्रिस्टल में दरअसल तेजी का ट्रेड लेने की सलाह इस समय आती हुई दिखाई दे रही है। तो सभी जो ट्रेड्स हैं वो तेजी की तरफ ही हमारे जानकारों ने पकड़े। अब फटाफट से आपके लिए रिकैप कर देते हैं जो ट्रेड्स आए हैं उसका कितना फायदा है वो भी आपके सामने होगा पेश। तो प्रशांत ने प्रिज्म जॉनसन लिया, 130 का टारगेट, 104 का स्टॉप लॉस है। फैक्ट फिर आया 385 का टारगेट, 310 का स्टॉप लॉस। तेजी वाले ट्रेड्स सारे ध्यान दें। क्रिस्टल भी 3750 के लिए तेजी की है, 3500 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब रिटर्न्स देखिए, 0.65% की कमाई प्रिज्म कर रहा है, 0.21% की कमाई क्रिस्टल। फैक्ट जो पिछले हफ्ते का आउट परफॉर्मर था ये आज पारी की शुरुआत थोड़ी सी नरमी के साथ कर रहा है। अमोल ने लिया है डेल्टा कॉप, 205 का टारगेट, 187 स्टॉप लॉस। फिर मोतीलाल ओसवाल पर एक तेजी का ट्रेड, 675 का टारगेट, 615 का स्टॉप लॉस। हिंदुस्तान कॉपर 108 का टारगेट है, 9950 का स्टॉप लॉस। डेल्टा कॉप 0.26%, मोतीलाल 1% के रिटर्न और हिंदुस्तान कॉपर 0.10% के रिटर्न देता हुआ। अब आइए रूपक के पोर्टफोलियो पर। तो EIH इनका पसंदीदा शेयर ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 195 के टारगेट के लिए 168 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। फिर है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, 310 का टारगेट है, 269 का स्टॉप लॉस। सोना BLW 500 का टारगेट और 444 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए, EIH 0.29%, गुजरात अंबुजा 1.5% की कमाई, सोना BLW 0.31% तक की कमाई कर रहा है। अब रिटर्न्स की स्थिति क्या है?
तो रूपक आगे है 2-2.25% के रिटर्न्स के साथ। 1.5% की कमाई अमोल की, 0.5% के करीब के रिटर्न्स प्रशांत सावंत दिखा रहे हैं। यह है बस शुरुआत इस पूरे गेम शो की। इस हफ्ते याद रखिएगा 5 ट्रेडिंग सेशंस है, कोई ट्रंकेटेड वीक नहीं है, तो पूरा मौका मिलेगा हमारे जानकारों को अच्छे ट्रेड्स पिक करने का और आपको भी बढ़िया रिटर्न कमाने के मौके ये देंगे। ऑल द बेस्ट इस हफ्ते के लिए। और ऑफ कोर्स 1 बजे एक अपडेट लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र में हमारे जानकार अगर कोई पोर्टफोलियो में बदलाव करते हैं। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।